What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है यार, यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। अगर आप लोग जिंदगी में बोलते हैं ना कि आप लोग फेल हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने ट्राई करना बंद कर दिया है। यानी कि आप लोग जिस बात पर चल रहे हैं, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब आप लोगों से नहीं हो पाएगा, ओनली तभी आप लोग फेल होंगे। वरना अगर आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया, कोई काम करना स्टार्ट किया, वो आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फेलियर नहीं होता है। वो आप लोगों की कोई कमियां रह गई, खामियां रह गई, उस स्टेज तक आप लोगों ने अपने आप को तैयार नहीं किया कि वो आप लोग अचीव नहीं कर पाए, आपसे ज्यादा बेटर कोई और करके ले गया। तो उस टाइम पर आप लोगों को यह देखना है कि कमी कहां पर रह गई है, तो उस कमी को आप लोग को खत्म करना है और अपनी जो अच्छाइयां हैं, जो आप लोगों की स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर और काम करना है और तब आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो उसको अपने आप के ऊपर नेगेटिव चीजें मत डालिए कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, और ट्राई करना बंद कर दें। तो ट्राई करना अगर बंद कर दिया तो फिर तो धरती पर भगवान भी आकर आप लोगों से कुछ नहीं करवा सकता। पर हां, अगर ट्राई करते रहे तो फिर आप लोगों को कोई रोक भी नहीं सकता, अगर आप लोगों ने हार खुद से नहीं मानी। तो इसलिए हार नहीं माननी है। वो नहीं कहते कि एक बार लड़ना जरूर है, भले ही लड़ने के बाद में अचीव ना हो, पर लेकिन जो उस टाइम पर आप लोग ने जो एक प्रैक्टिस की होगी, जो आप लोगों ने उसके लिए तैयारी की होगी, वो आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। तो लाइफ में कुछ ना कुछ आप लोग बेहतर कर कर जरूर निकल जाओगे। ओके, एक और छोटी सी बात मुझे बोलनी है। आज के दिन में बहुत सारे मैसेज मेरे पास में आते हैं, किसी का स्टेट के एसआई में सिलेक्शन हो रहा है, किसी का कोई और दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो रहा है, किसी का टीचर में सिलेक्शन हो रहा है। मतलब डेली ऐसे 7-8 मैसेज मुझे देखने को मिलते हैं। पर लेकिन उसके सबके ब्रैकेट में नीचे लिखा रहता है कि सर मेरा नाम मत बताना, अभी जब यूपीएससी में या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर में सिलेक्शन हो जाएगा तब बताना। मतलब मुझे सेंड कर देते हैं, पर लेकिन बाहर उसको शेयर करने से मना करते हैं आप लोग। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो जॉब आप लोगों ने निकाली है वो बताने लायक नहीं है, या गजेटेड ऑफिसर बनने के बाद ही लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ आप लोगों ने कुछ क्लियर किया है? वो छोटे छोटे से अचीवमेंट होते हैं, उनको शेयर करो, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसको इस तरीके से मत लिखा करो कि सर प्लीज शेयर मत करना इसको किसी के साथ में। बहुत सारे ऐसे मैसेज देखने को मिलते हैं मुझे यार, वो भी मेहनत करके जो मिले, बहुत सारे लोग उसके लिए भी तरस रहे हैं, तो उनको उस तरीके से मत देखा करो, ठीक है? कई सारे बच्चे चीजें लिखते हैं, मैं रेगुलर ही इस तरीके के मैसेज देख रहा हूं, तो ये गलत बात है। ओके, अपनी जो अचीवमेंट है उसको कभी भी आप लोगों को छोटा करके नहीं आंकना चाहिए। इसके चलते आप लोग अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि नहीं कुछ अचीव नहीं किया है। हाँ, ये अलग बात है कि आगे ट्राई करना है, वो तो मैं भी बोलता हूं कि आप कि बेस्ट ऑफ लक, आगे ट्राई करो अच्छे से, पर लेकिन जो अचीव किया है उसको भी आप लोगों को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है? उसको ऐसे मत देखो कि कुछ भी अचीव नहीं किया है। ओके, तो डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तो मॉर्निंग में जो बच्चे उठ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सारे और उठने लगे हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो संख्या यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, तो इसी तरीके से आप लोग उठते रहिए। और बाकी दूसरी वीडियो ये देखने को मिलती है। ओके, जो बाकी इसके अलावा अगर पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी है, सारे लेक्चर जितने भी अब तक हैं मेरे पास के, जो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब के ऊपर, सबकी पीडीएफ आप लोगों को स्टडी लवर वीर जो टेलीग्राम चैनल है वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आइए अब पहले कुछ न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारे एडिटोरियल है यार, सुनकर मजा आ जाएगा आप लोगों का। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कुछ न्यूज के बारे में। साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है वो काफी गर्म चल रही थी। माना जा रहा था कि वी.के. शशिकला जो है, जो अभी जेल से निकल कर आई हैं, कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। पर लेकिन उन्होंने सबको भौचक्का कर दिया जब इन्होंने ये बोला कि वो पॉलिटिक्स से अपना हाथ खींच रही है, यानी कि वो पॉलिटिक्स में अब नहीं रहेंगी। कोई रीजन नहीं दिया, इनका कोई पर्सनल रीजन होगा जो इनको सुटेबल लगा, तो अब यहां पर ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। तो अब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बाकी दवाई के बारे में बात की जा रही है, कोवैक्सीन के बारे में बोला जा रहा है कि 81% यानी कि 81% ये इफिकेसी इसकी देखने को मिल रही है, जो कि यहां पर फिलहाल जो वेरिएंट है, आप लोगों को बताया था कि कोरोना वायरस की जो नॉर्मल कोरोना वायरस चल रहा था स्टार्टिंग से, उसके अलावा उसके वर्जन भी आ गए थे। जैसे आईफोन के वर्जन आते हैं उसी तरीके से उसके वर्जन आ गए, तो उसके जो जो वर्जन अभी यहां पर आ रहे हैं उस पर भी ये दवाई जो है वो सही साबित हो रही है। तो ये एक अच्छी खबर आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली वायरस क्या होता है, देखिए वायरस ना चेंजिंग नेचर का होता है। आप लोगों ने मान लीजिए आज के दिन में ये ए वायरस है, इसकी आप लोगों ने दवाई बना ली, तो ये कुछ समय बाद अपना नेचर चेंज कर लेगा, ये A+ बन जाएगा। तो ये वाली दवाई जो यहां पर इंपैक्ट डाल रही थी वो इसके ऊपर दवाई नहीं डालेगी। इसीलिए बहुत सारी ऐसे वायरस हैं जिनकी दवाई आप लोग नहीं एक तरीके से बना पाते हैं, क्योंकि वो रेगुलरली अपना नेचर चेंज करते रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए जरूरी है कि उसके नेचर को समझना और किस पैटर्न में चेंज हो रहा है, तब जाकर दवाइयां बन पाती है। पर फिलहाल जो दवाई है वो एक अच्छी दवाई आप लोग यहां पर बोल सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट केस है, पर लेकिन इसमें सबसे जो खतरनाक केस मुझे देखने को मिला वो है यहां पर ये हमारा जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। 17 साल का एक बच्चा, इसको गिरफ्तार किया गया किसके लिए? क्योंकि इसने रेप कर दिया एक माइनर गर्ल का। समझ रहे हैं? 17 साल का बच्चा जो है उसने रेप कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि इसको स्टार्टिंग से ही जो अपब्रिंगिंग थी वो सही नहीं हुई। 8वीं ड्रॉप आउट, यानी कि 8वीं तक पढ़ने के बाद में छोड़ दी इसने क्लास। 17 साल का ये बच्चा था, क्या कर रहा था? एक लड़की को देख रहा था। वो लड़की बेसिकली डेली अपनी बकरी के लिए जो चारा पानी लेने के लिए खेतों में जाती थी, और ये भाई साहब बैठे हुए फोन देख रहे थे। तो इनके द्वारा उस लड़की के साथ में रेप किया गया और उसका मर्डर किया गया, फिर डर के मारे कि कभी किसी को पता ना चल जाए। तो ये जो ऐसी दुर्घटनाएं सोसाइटी में देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माइंडसेट जो पीछे निकल कर आ रहा है कि उसको प्रॉपर वे में गाइड नहीं किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है। एक मोरालिटी जो होती है एजुकेशन के अंदर जो मिलनी चाहिए, और खासकर ऐसे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको स्कूल ड्रॉप आउट, ये एक तरीके से सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम वैसे ही झेल रहे होते हैं कि कुछ नहीं कर पाया, बहुत सारी उनको यातनाएं दी जाती हैं। तो ये एक ऐसा साधन हो जाता है फोन वगैरह देखना कि ये मान को इनको शांति देने लगता है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी की गई है ऑलरेडी। जो इंसान जो है अपने आप को बिजी नहीं रख पाएगा, आप लोग अगर अपने आप को बिजी नहीं रख पाएंगे, आप लोगों को नहीं पता है पूरे दिन में आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर सोने से पहले आप लोग अपना शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो ऐसे ऐसे थॉट आप लोग के माइंड में आने स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आप लोगों को डाइवर्ट करेंगे। या तो आप लोग कोई मूवी देखने बैठेंगे, कोई यूट्यूब खोलेंगे, कोई सोशल मीडिया स्टार्ट कर देंगे। तो रियलिटी में अगर आप लोग चाहते हैं कि इन चीजों से आप लोग दूर रहे, तो अपने टाइम को गाइड करना सीखो। हर एक इंसान के पास में 24 घंटे होते हैं, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि 24 घंटे आप लोगों को बैठकर पढ़ना है, पर लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइम आप लोग क्या कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को सोचना ना पड़े कि अब यार ये करना है। आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए एक दिन सोने से पहले कि हाँ इस टाइम आप लोगों को ये करना है। तो इससे आप लोग टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। हर एक इंसान के पास में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे के हिसाब से आप लोगों को मैनेज करना है, ना कि आप लोगों को ये नहीं बोले कि टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज नहीं करना है, अपने आप को मैनेज करना है 24 घंटे के हिसाब से। क्योंकि 24 घंटे ही रहने वाले क्या मैनेज करोगे, उनको बढ़ा के 25, 26, 27, 28 घंटे थोड़ी ना कर दोगे। तो 24 घंटे हर एक इंसान के पास में, तो अपने आप को कितना मैनेज कर पाते हो उन 24 घंटों के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अभी एक मूवी थी, किस किसने देखी है? मैंने तो देखी नहीं है मूवी। ये मूवी का नाम है यहाँ पर फैंटम। ठीक है, ये मूवी किस किसने देखी बताइए, और क्या है इसके अंदर मुझे नहीं पता। अभी फिलहाल आईटी की रेड पड़ी है यहाँ पर, ये अनुराग कश्यप और तापस पन्नू। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये इनके द्वारा जो टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर है, पर लेकिन जो अपोजिशन वाले ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ ये मूवी में कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके चलते इनके ऊपर ये रेड डाली गई है। तो मूवी में क्या था बताइए, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। मूवी तो जानते हो, मूवी में मेरा कुछ टेस्ट कुछ ज्यादा ही रहता है। तो ये चीजें हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है देशद्रोह के बारे में। आप लोगों ने देखा कई सारे, जैसे किसानों का कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें किसानों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या कई सारा ऐसा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, तो उनके ऊपर देशद्रोह के चार्ज लगाए गए। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अगर कोई आप लोगों से सहमत नहीं है और वो अपनी आवाज उठा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देशद्रोह है। ठीक है, तो ये गलत है, इसको इस तरीके से नहीं देखना है, तो ये देशद्रोह नहीं है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर सारे नेशनल पार्क याद करने हैं। नहीं, सारे नेशनल पार्क, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब याद करने नहीं बैठना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखिए बात की जा रही है कि वाइल्ड फायर देखने को मिली कहां पर, ये सिमलीपाल। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा, क्योंकि सिमलीपाल में आग लगी हुई है, किसी जानवर की डेथ हो गई है, कोई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि जानवरों में इंसानों में कोई लड़ाई हो गई, यानी कि उसमें किसी जानवर ने अटैक कर दिया इंसानों के ऊपर। तो अगर कोई इस तरीके से न्यूज में है, तो उस नेशनल पार्क, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप लोग को याद करना है। अब ये कहां से मिलेंगे? अगर रेगुलर आप लोग जो न्यूज सुनते हैं, न्यूज देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, तो ये कहां पर है? तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर है। तो कई सारे नेशनल पार्क आप लोगों से मैच करने के लिए भी पूछ ले जाते हैं, खासकर स्टेट पीसेस वगैरह के अंदर। तो हल्का हल्का सा आइडिया रखते रहिए, और रिवीजन तो आप लोगों का होता ही रहेगा। ठीक है, एक और बात जो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन में आ जाते हैं, संडे के दिन जो है वो आप लोगों की अब की बार जो वीडियो आएगी वो आप लोगों का जनवरी का पूरा करंट अफेयर आने वाला है। ठीक है, जिसमें पूरा जनवरी का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने फरवरी का कवर किया था, अब की बार जनवरी का करूंगा। तो बैक साइड में हम लोग चलते चलेंगे, फिर उसके अगले वीक हम लोग दिसंबर का करेंगे। तो इस तरीके से कोशिश करूंगा कि आप लोग के एक अच्छे लेवल के करंट अफेयर तैयार हो जाए, ताकि एग्जाम में बैठकर आप लोग कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, तो ये वीडियो रिपीटेडली आप लोग देखते रहिए, जब भी आप लोगों को टाइम लगे, रिविजन करते रहना है अच्छे से। ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भी यहां पर जो वैक्सीनेशन का डोज लगा लिया गया है यहां पर, तो कोविड-19 के लिए। तो एक अच्छी बात है, यहां पर हमारी कंट्री के जो लीडर हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, इससे जनता के अंदर एक ट्रस्ट बनेगा। इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है, वहां पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों से, बेसिकली क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहां पर दिल्ली के अंदर अभी इलेक्शन हुए, उसमें यहां पर
5 जो वार्ड थे उसमें से 4 आपके द्वारा जीती गई और एक कांग्रेस के हाथ लगे, यानी कि जो बीजेपी है बोला जा रहा है उसका पत्ता साफ हो गया। पर लेकिन पत्ता साफ होने का मतलब ये नहीं कि इनको वोट नहीं मिली, वोट मिली है, कई सारी वोट पर हार जाते हैं। अगर वोट शेयर में आप लोग बात करेंगे तो वोट शेयर इनके पास में कांग्रेस से ज्यादा है, ठीक है, वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा है, यानी कि कुछ इनके सारे जो कैंडिडेट थे वो कहीं ना कहीं जीतते जीतते हार गए, या तो फिर आपके साथ में मैक्सिमम। और यहां पर वोट शेयर सबसे कम कांग्रेस का है, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का है, ठीक है। तो अच्छी जो यहां पर जो चीजें हैं वो ये रहती हैं, अगर वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी वोटिंग शेयर देखती है, क्योंकि वोटिंग शेयर अगर अच्छा बना हुआ है तो वो आगे वोट में कन्वर्ट करने के चांस उसके हो जाते हैं, ठीक है। ये यहां पर बात की जा रही है, 2 जो बेसिकली कलेक्टर हैं उनको ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया गया है और इनको यहां पर 2000 रुपए का फाइन और इसी के साथ में 3 महीने का जेल मिल गया है यहां पर। अभी देखिए हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाइजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, पूरा लंबा नाम हो गया ना, समझाता हूं आप लोगों को। अगर ये एक्ट है, ये एक्ट ये बोलता है अगर कहीं पर कोई आप लोग बांध बना रहे हैं, कोई आप लोग रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, कोई आप लोग रोड बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है तो जमीन की जरूरत पड़ेगी। और जमीन जो है वो प्राइवेट सब्जेक्ट है हमारी कंट्री में, यानी कि हर एक इंसान के पास में कोई ना कोई जमीन होती है। तो वो जो जमीन है उस इंसान की, तो उससे अगर आप लोगों को वो जमीन लेनी है तो आप लोगों को फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी ट्रांसपेरेंट एक्वाइजिशन आप लोग करना पड़ेगा, उसमें कोई घपलेबाजी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को आप लोग वहां से हटा रहे हैं कोई चीज बनाने के लिए, किसी को आप लोग वहां से एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं उनको कि यहां पर आप लोगों को रोड बनानी है, तो उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, रीसेटल करना पड़ेगा। तो इसके चलते यहां पर ये केस निकल कर आया। तो 15 जो पेटिशनर थे जो यहां पर कोर्ट में पहुंचे, तो उसके चलते यहां पर इनको सजा मिली है, ठीक है। तो ये एक हल्की सी न्यूज है। देखिए जो होता है ये होता है बेसिकली, अगर आप लोग प्रॉपर में चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो कई बार ऐसे खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। म्यांमार जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश क्यों बोला, क्योंकि हमारी कंट्री के जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य टच करते हैं, यहां पर है मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर टच करता है म्यांमार के साथ में वो करता है अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पर काफी लंबे समय से अभी मिलिट्री कू किया गया था। मिलिट्री कू होता है बेसिकली जब कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब मिलिट्री वाले उठाकर फेंक देते हैं, यानी कि अपने आप पावर में आ जाते हैं, तो ये मिलिट्री कू बोलते हैं इसको। तो यहां पर अभी जो मिलिट्री कू किया गया तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनके द्वारा चुनी गई जो गवर्नमेंट थी उनको उठाकर फेंका गया। तो इसके चलते 38 जो प्रोटेस्टर थे उनकी जान चली गई। तो ये और ज्यादा अभी हीनियस जो यहां पर कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ में 6 जर्नलिस्ट जो हैं उनको यहां पर अभी पकड़ लिया गया है, यानी कि जर्नलिस्ट जो चीजें दिखा रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो कंडीशन है वो काफी लंबे समय से खराब बनी हुई है। आप लोगों को पता है यहां पर इस्लामिक स्टेट और तालिबान जो है वो अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। तो इसके चलते वहां पर मैक्सिमम कोशिश की जाती है जो मीडिया वर्कर है उनको पब्लिकली रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाए ताकि जनता के सामने चीजें न निकल कर आए। तो अभी 3 जो वुमेन है जो मीडिया वर्कर थी उनकी जान चली गई। तो यहां पर बोला गया तालिबान ने इनकी जान ली है, गवर्नमेंट ने बोला है, पर लेकिन कोई बोल रहा है IS यानी कि इस्लामिक स्टेट के द्वारा जान ली गई है। अब जो भी है सही नहीं है क्योंकि मीडिया पर्सन की जान जाना ये सही चीज नहीं है, ठीक है। इंडिया जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। इंडिया जो है 17 कंट्री फेस यूएस का जो एंटी डंपिंग टैक्स होता है। एंटी डंपिंग क्या होता है, देखिए कहीं पर अगर आप लोग कुछ डंप कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए टैक्स होता है। इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर चाइना में खिलौने बनाए जा रहे हैं, एक खिलौने का जो यहां पर रेट है वो है बनाने का जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है उसकी 15 रुपए। चाइना जो है उसको इंडिया के अंदर लाकर बेच रहा है 10 रुपए के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाल रहे हैं, इवन बस जाकर डंप कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की जो खिलौनों की इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो इससे सस्ता नहीं दे पाएंगे, लोग इनका खरीदेंगे तो वो वाली इंडस्ट्री जो है बर्बाद हो जाएगी, घाटे में चल चलकर कल को अपना धंधा बंद कर देंगे। फिर चाइना वाले अपना प्रोडक्ट बेचने स्टार्ट कर देंगे, ये इसको 15 रुपए बना रहे हैं, फिर इसको 20 रुपए का बेचेंगे क्योंकि अब कॉम्पिटिशन में कोई नहीं है। तो कई बार यहां पर प्रोडक्ट डंप किया जाता है दूसरी कंट्री के अंदर ताकि उस कंट्री के प्रोडक्ट को खत्म किया जा सके और अपने प्रोडक्ट को चलाया जा सके, ठीक है, अपना खुद का नुकसान झेलकर। अब जियो ने क्या किया, जियो ने आप लोग देखिए फ्री में चीजें प्रोवाइड करा दी। अब सामने वाले तो फ्री में इतने लंबे समय तक प्रोवाइड नहीं करा सकते थे क्योंकि जियो के अंदर तो बहुत सारे और भी बैकिंग है, बहुत सारे और भी उनके पास में अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं, वहां से पैसा मिलता रहा। तो इसके चलते दूसरे जो सप्लायर थे उनकी कमर टूट गई। तो ये होता है मार्केट में कंपटीशन खत्म कर अपना वर्चस्व बनाना। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसको रोकने के लिए जब कोई डंप करता है कोई ऐसा सामान, एंटी डंपिंग, एंटी मतलब रोकना, उसके लिए ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि टैक्स लगाया जाता है। अगर ये यहां पर ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं 10 रुपए का लाकर, तो मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर 10 रुपए की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अब मार्केट में जब ये प्रोडक्ट आएगा तो ये 20 रुपए का आएगा यहां पर, तो ये सस्ता नहीं आएगा, 20 रुपए का आएगा, 10 रुपए जो है गवर्नमेंट चार्ज करेगी।
करेगी इससे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहता है, कोई अपनी दादागिरी नहीं दिखाता है। तो इसके चलते यूएसए ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात की है स्टील के ऊपर, ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर, जो काफी कई सारी कंट्री सब्सिडी देती हैं, तो उनके ऊपर यहां पर ये बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो छोटी सी न्यूज थी, पर लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन बन जाता है कई बार। इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा श्रीलंका के एक इवेंट में। श्रीलंका में जो श्रीलंका एयरफोर्स का 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है श्रीलंकन एयरफोर्स की, SLAF की, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमारी कंट्री का सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रहेगा, सूर्य किरण जो यहां पर, इसी के साथ में तेजस फाइटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तेजस ट्रेनर, तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी कंट्री की जो आप लोगों ने देखा, हमारी कंट्री में जब 26 जनवरी सेलिब्रेशन चल रहा था, तो बांग्लादेश की जो आर्मी थी, बांग्लादेश की जो फोर्स थी, उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था अब की बार, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज का जो मैं बेस्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये है बेलेरिक आइलैंड, जाकर इसको देखिएगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करूंगा, और हां 2 क्वेश्चन दूंगा, जो भी सुटेबल लगे वो लिख लेना। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोग अच्छे से लिख भी पाएंगे, ओके। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात, फिर आप लोग बार बार पूछते रहते हैं पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, जाकर सारी इकट्ठी मिल जाती हैं। जो नए मेंबर आते हैं ना, वो न्यू मेंबर लिख दे कीजिए, ठीक है, और जो पुराने रहते हैं वो लिख देना ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो यहां पर आप लोग बेसिकली न्यू मेंबर इसलिए बोलता हूं क्योंकि कई सारे मेंबर आते हैं, तो फिर उसी हिसाब से डिस्कशन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ताकि पुराने वालों का रिविजन भी होता रहे और नई वालों को भी ये ना लगे कि हाँ चीजें कैसे चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहले जो यहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग देखेंगे, तो यहां पर ये वाला आर्टिकल, अभी हमारी कंट्री के चीफ ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेंट किया गया था, एक रेप विक्टिम थी, उसको बोला गया जिसने रेप किया उसके साथ में शादी कर लो। तो इसके बारे में कई सारी बातें जानेंगे, और आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं अगर इंटरव्यू में, तो आप लोग आंसर कैसे दोगे उसके बारे में भी कुछ समझेंगे, ठीक है। ये नेशनल एसेट्स यानी कि जो कई सारे पीएसयू हैं वो बेचे जा रहे हैं, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया, सोनिया गांधी जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया, पर लेकिन कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप करेगी अच्छे लेवल पर, ठीक है। समझेंगे कई सारी कंट्री के साथ में हमारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है, जिसको BITS बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे, और क्यों न्यूज में वो भी हम लोग यहां पर जानेंगे। ये अभी यूएसए की जो नासा है, यानी कि जो उनकी स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा अपना एक प्रोजेक्ट भेजा गया, जो उस पर जो बेसिकली रेड प्लेनेट पर, तो कई सारी बातें जानेंगे, कौन कौन सी कंट्री के द्वारा प्रोजेक्ट भेजे गए, क्या हमारे भी कोई प्रोजेक्ट है और क्यों भेजा गया, क्या फायदा है, क्या सोच रहे हैं, तो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ब्रेक्जिट के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे क्या है ब्रेक्जिट, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। क्लाइमेट चेंज के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो उसके चलते अभी यहां पर अलग अलग एरिया में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, प्यारा आर्टिकल है, जानेंगे इसके बारे में भी। यहां पर जो ये है कार्टून, ये कोविड-19 के बारे में, और यहां पर ये डेटा पॉइंट है, हल्का सा इसको देखेंगे, पर लेकिन पहले ये वाला आर्टिकल देखिए, यहीं पर ही बता देता हूं पहले इसके बारे में। ये वाला आर्टिकल ये बोल रहा है कोविड-19 की जो दवाइयां दी जा रही है ना, वो कोविड-19 की दवाई ऐसा होता है कि इंसान ने एक डोज तो लगवा लिया, पर दूसरा डोज नहीं लगवाते हैं बहुत सारे लोग। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे फीवर हो गया, खांसी जुकाम हो गया, आप लोग डॉक्टर को जाते हैं, बोलते हैं यार 2-3 खुराक दे दो, डॉक्टर ने आप लोग को दे दी 4 खुराक, ठीक है, 4 गोलियां दी थी, यानी कि 4 टाइम खानी है, सुबह आज सुबह शाम दोपहर, आज दोपहर सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम, और अगले दिन सुबह, तो 4 खुराक दे दी। तो आप लोगों को लगेगा 2 खुराक लेने के बाद में यार कंफर्टेबल फील करें, तो आप लोग 2 उठाकर डस्टबिन में फेंक देंगे। ऐसा कौन कौन करता है, यस या फिर नो होता है ना ऐसा। तो यहां पर ऐसा किया गया, ऐसा बोला जा रहा है कोविड-19 के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दवाई दी जा रही है उसको कंप्लीट उसके 2 डोज लेने चाहिए, क्योंकि 2 डोज प्रेफर किए गए, तो वो कंप्लीट लेने, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, जो दवाई को लेकर जो नेगेटिव भ्रांतियां सोसाइटी में है उनसे ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है, तो लोगों को यहां पर इसके बारे में बताना पड़ेगा, ओके। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये आर अश्विन के बारे में बात की जा रही है। 401 विकेट लेने वाले आर अश्विन जो है इंडिया के तीसरे प्लेयर बन गए। इससे पहले ये हरभजन और अनिल कुंबले के नाम ये रिकॉर्ड था हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सेकंड फास्टेस्ट बन गए, 77 टेस्ट में इनके द्वारा ये रिकॉर्ड अचीव किया गया। तो अगर श्रीलंका के जो मुथैया मुरलीधरन जो थे उनके बाद में अगर बात करें, तो ये सेकंड फास्टेस्ट बन गए। उन्होंने 72 टेस्ट में पूरा किया था और इन्होंने 77 टेस्ट में पूरा किया, ठीक है। तो जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए ये न्यूज थी, ओके। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा। आइए अब आगे चलता हूं, जो न्यूज बताने जा रहा हूं, ये न्यूज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बेसिकली हक के बारे में बात की जा रही है। ये बेसिकली एक केस स्टडी के रूप में भी आप लोगों के सामने आ सकता है, और इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये एक मूवी है पिंक, आप लोगों ने देखी है, अगर नहीं देखी है तो टाइम लेके तो जरूर देखिएगा। इससे एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप होगी किसी चीज को लेकर, वो चीज क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा।
देखिए, अगर किसी के साथ में किसी की शादी हो रखी है, या कोई किसी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, या फिर कोई और रिलेशनशिप में कोई इंसान किसी के साथ में रह रहा है, तो अगर वहां पर उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन होता है तो वो उनकी मर्जी से होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए तो यहां पर कोई जबरदस्ती नहीं होती है। जब जबरदस्ती की बात होती है तो वो एक रेप की कैटेगरी में आ जाता है। तो एक तरीके से यहां पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर बोला जाए कि हाँ, वो एक तरीके से जो उसके साथ में मैरिटल रिलेशन, इनके शादीशुदा या रिलेशनशिप में है उसके साथ में, तो उसके चलते आप लोग उन दोनों को बेसिकली ये बोलकर कि ये रिलेशनशिप में है या फिर शादी है, आप लोग रेप के डिफेंस में उसको सामने नहीं रख सकते। यानी कि जैसे अभी क्या किया गया, एक पर्टिकुलर कोर्ट में केस पहुंच रहा था, तो उस पर्टिकुलर बंदे के द्वारा एक लड़की का कंटिन्यूअसली रेप किया जा रहा था। तो जज ने ये पूछा कि क्या तुम इसके साथ में शादी करोगे, यानी कि जो रेप कर रहा है उससे ये पूछा क्या तुम शादी करोगे इस लड़की के साथ में। तो वो कंटिन्यूअसली रेप कर रहा है, उसको शादी का बहाना देकर एक तरीके से बोला कि ये तो रेप करो, ये तो आप लोग रेप किया, उसकी तुमको सजा मिलेगी, जेल भेजेंगे या फिर शादी कर लो। यानी कि ये कैसा अल्टरनेटिव है यार, सामने वाला उसका रेप कर रहा है और हम लोग उसको क्या करें कि या तो शादी कर लो या ना जेल जाओ, कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यही बोला गया कि रेप के डिफेंस में कोई आप लोग रिलेशनशिप या फिर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो अपराधी और जो पीड़िता के बीच में वैवाहिक या कोई और संबंध अगर यहां पर निकल कर आ रहा है तो बलात्कार से बचाव के रूप में उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसके ऊपर आप लोग को टिप्पणी करनी है, ठीक है। पिंक मूवी में यहां पर कई सारे डायलॉग बोले गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे डायलॉग हैं जिसको समझना चाहिए। अगर एक लड़का शराब पी रहा है तो कोई बात नहीं, बोलते हैं सेहत पे फर्क पड़ेगा, पर लेकिन एक लड़की शराब पी रही है तो उसको कैरेक्टरलेस बोलने लगते हैं। एक लड़का किसी भी टाइम घर से बाहर जाए, लड़की अगर शाम को थोड़ा लेट चली जाए तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं। एक लड़की किसी लड़के के साथ में बैठकर अगर कहीं पर कुछ खा ले पी ले थोड़ा बहुत, उसके साथ में हंसकर बातें कर ले तो उसको अलग डायरेक्शन में देखने लगते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से किसी लड़के के साथ में किसी लड़की ने हंसकर बात कर ली तो लगता है कि सेट हो गई, ऐसी ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये जो इस तरीके की जो टेंडेंसी है सोसाइटी में, एक तरीके से जो पैट्रियार्कल सोसाइटी हम लोगों ने बना रखी है कि लड़का करे तो वो एक तरीके सारी चीजें सही है, और वही काम अगर लड़की करना स्टार्ट कर दे तो वो गलत हो जाता है। लड़की अगर सिगरेट पीना स्टार्ट कर दे तो ये कहते हैं लड़की भी सिगरेट पी रही है, क्यों लड़के के साथ में टैग लग के आया था कि जब पैदा हुआ कि हाँ इसको सिगरेट पीना अलाउ है, और ये इस तरीके से मतलब कि ये इसको टैग मिला हुआ है कि सिगरेट पीना लड़की क्यों नहीं पी सकती, वही पी सकती है। पीना तो कोई से को भी नहीं चाहिए अगर सेहत के हिसाब से अगर बात करें, पर लेकिन क्यों हम लोग इसको एक टैग बनाकर देखते हैं, ठीक है, क्यों हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि सोसाइटी में ये, तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ये इस मूवी के अंदर बताई गई है, जो कि कम से कम एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। किसी ने अगर मना कर दिया, नो मींस नो, यानी कि आप लोग फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए उस पर्सन को, और अगर फोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फिर रेप की कैटेगरी में आ जाएगा, इवन चाहे आप लोग किसी के साथ में शादी के रिलेशन में भी क्यों न है। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है, समझिएगा, बड़ा प्यारा आर्टिकल है। बात ये की जा रही है, दो इंडिविजुअल अगर किसी शादी के अंदर आते हैं तो वहां पर प्यार होता है, रेस्पेक्ट होती है, ट्रस्ट होता है और कंसेंट होता है दोनों का, जो भी वो करेंगे एक दूसरे की सहमति से करेंगे। तो जोर जबरदस्ती नहीं होती है अगर रिलेशनशिप में है या फिर शादी में है। तो इंक्लूडिंग मैरिज को भी बोला गया है, ये इसको फोकस देकर क्यों बोला जा रहा है इंक्लूडिंग मैरिज, क्योंकि कई बार शादी के अंदर जो है ये जबरदस्ती बड़ी नॉर्मल देखने को मिलने लगती है, और इसके ऊपर कई सारी कमिटी भी बैठाई गई है कि शादी के अंदर अगर जोर जबरदस्ती होती है क्या उसको रेप का नाम देना चाहिए। तो इसको अब तक उस लॉ के अंदर नहीं लाया गया है, पर लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है जो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन किया जाता है। तो उसके बारे में तो कभी फिर बात करेंगे, फिलहाल अभी इस आर्टिकल के बारे में जानते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें यह बोला गया कि एक ऐसे सिविलाइज्ड फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग रहते हैं जहां पर हिंसा और एक तरीके से जो किसी का शोषण किया जाता है, ठीक है, तो अगर किसी के इस तरीके से उसकी जगह नहीं है इस सोसाइटी के अंदर, यानी कि हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर किसी के साथ में ऐसी हरकतें देखने को मिल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पर एक तरीके से एक महाराष्ट्र में गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उससे पूछा कि आप लोग उस लड़की से शादी करोगे जिस लड़की का वो कंटिन्यूअसली रेप कर रहा था। तो उस लड़की से शादी करने के लिए इससे पूछा गया, तो भाई साहब क्या है, भाई साहब ने मना कर दिया। ये बोल रहे हैं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं। जज को ये नहीं पता था कि ये मैरिड है या नहीं है, भले ही ये मैरिड है या नहीं है, पर लेकिन ये उस लड़की का रेप कर रहा है, तो इसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ना कि इससे ये पूछना कि तुम इससे शादी करोगे या नहीं करोगे। तो इस चीज को लेकर राइटर जो है बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। इवन कोर्ट अगर इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करेगा तो फिर इसका क्या मतलब रह जाएगा। तो इसको हार्श पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो इसने हरकतें की हैं उसको ये पूछना उसके लॉयर से कि उससे पूछो कि वो अपने क्लाइंट से शादी करेगा या तो शादी कर ले और या फिर जेल जाए। ये कैसा ऑप्शन है, मतलब सामने वाला उसका रेप कर रहा है, उससे पूछा जा रहा है तो शादी कर लो या फिर जेल में जाओ। अरे उठाकर जेल में फेंको और जो उसकी सजा वो उसको दो, ये तरीका सही नहीं है। यही एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो महिलाएं उनको बड़े अलग तरीके से देखा जाता है, इसको बोलते हैं यहां पर मिज़ोजिनी, ठीक है।
इसका मतलब होता है कि महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, उनके खिलाफ पक्षपात किया जाता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, पैट्रियार्कल माइंडसेट यानी कि पुरुष प्रधान देश, जिसमें पुरुष करे तो सही है और महिला करे तो गलत है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो रेप विक्टिम है उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि छोटे कपड़े पहन रही थी, देर रात घर से बाहर चली गई, लड़के के साथ में क्यों घूम रही थी, यानी कि लड़का लड़की के साथ में घूम रहा है तो सही है और लड़की लड़के के साथ में घूमे तो बोले कि हाँ गलत है, ठीक है। तो दोनों को एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आखिर क्यों अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है, तो ये गलत चीज है, तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। इक्वलिटी नाम की एक चीज हमारे संविधान में वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये चीजें जब तक आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं सही होगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अगर आप लोग इसको एक तरीके से, ऐसे नहीं है जो इस लेवल के जो हमारी कंट्री में जो पोस्ट पर, जैसे कि हमारी कंट्री में जज हो गए या कई सारे, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे मिनिस्टर भी ऐसे ऐसे कमेंट करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा मुलायम सिंह यादव साहब का एक कमेंट काफी ज्यादा फेमस रहता है कि जवान खून है या गर्म खून है, जोश है, लड़का लड़का कभी बहक जाता है, ठीक है। जिस दिन पहली बार कोई इंसान बहका था ना, उसी दिन चौराहे पर खड़े करके गोली मार देते तो आगे सारे बहकने वाले साइड में हो जाते 1 मिनट के अंदर। तो कंडीशन क्या रहती है यहाँ पर, कंडीशन ये रहती है खौफ ही नहीं है इंसान के अंदर में, जब इस तरीके से हमारे खुद के लीडर जो है जिनको हम लोग वोट देते हैं वो इस तरीके की बातें बोलकर चले जाते हैं, तो ये गलत इस तरीके से एक अलग चेहरा निकल के आता है। अगर बात करें आगे, जो एक तरीके से जो बात की जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि जो गर्ल है वो हाई स्कूल में थी तब से ये इसको एक तरीके से अब्यूज कर रहा है और उसको थ्रेटन भी कर रहा है कि अगर किसी को कुछ बताया मारा जाएगा, फिर कुछ ऐसे सबको बता दूंगा, मतलब एक तरीके से होता है कि अपने कंट्रोल में उसको किए हुए है। तो बेंच जो है वो यहां पर एक तरीके से प्रोमिस जो कर रही है मैरिज के लिए, इस तरीके से बात कर रही है, उसको तो अरेस्ट करना चाहिए, उसको एकदम इंसान को बिहाइंड द बार पहुंचाना चाहिए और उससे पूछा क्या जा रहा है कि शादी करोगे या नहीं करोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। इसी के साथ में यहां पर अगर आप लोग जिस लड़की के साथ में वो रेप कर रहा है उससे डरी हुई है, सहमी हुई है, उसी के साथ उसको रिलेशनशिप में बांधना चाहते हैं, तो ये एक तरीके से बहुत ब्रूटल, गलत और सेक्सुअली जो एब्यूज जो यहां पर देखने को मिलता है कई बार शादी के नाम पर, तो ये भी एक गलत है सोसाइटी के अंदर। कई बार लड़का लड़की एक साथ में फिजिकल रिलेशन करते हैं तो उस टाइम पर यहां पर ये रहता है कि एक दूसरे को ये बोलते हैं कि शादी करेंगे, पर लेकिन कई बार यहां पर जो होता है उनकी शादी नहीं हो पाती है, तो उसके बाद में फिर एक अलग माहौल निकल कर आता है, तो एक ये अलग मुद्दा बन जाता है। देखिए होता क्या है, शादी के नाम पर किसी के साथ में रिलेशन बनाना ये गलत है, पर लेकिन एक बात फिर यहां पर ये सोचने वाली आ जाती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि जब कोई लड़की किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, ठीक है, या कोई लड़का किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर हस्बैंड वाइफ की तरीके से वो रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसने शादी करने से मना कर दिया तो क्या इसको रेप मानना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दोनों की मर्जी से इंटरकोर्स हो रहा था, तो क्या इसको रेप की कैटेगरी में मानना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। यानी कि पहले चीजें सही चल रही है, कोई पर्टिकुलर प्रॉमिस कर रखा हो, प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ तो उसको रेप बना देना, तो ये रेप नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ ये गलत है, चीट किया गया, तो उस चीटिंग के लिए यहां पर जो सजा की जानी चाहिए वो सजा होनी चाहिए। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही पूछ रहे हैं, तो इसको रेप की कैटेगरी में रखोगे क्या आप लोग, तो इसको कौन सी कैटेगरी में इसको रखा जाएगा, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्रॉमिस को न होने से हम लोग उसको रेप नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों की मर्जी से अब तक जो हो रहा था वो हो रहा था। तो ये एक वैलिड पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि जो केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे दोनों केसेस में अगर आप लोग बात करें, जैसे क्राइम जो किया जाता है वो सीवियर पेनल्टी मिलनी चाहिए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था हमारी कंट्री में 2013 का, हमारी कंट्री में 2012 में निर्भया केस हुआ, उसके बाद में बोला गया शादी के अंदर भी अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है और वहां पर भी कोई जबरदस्ती है, तो वहां पर जस्टिस वर्मा के द्वारा ये तो इसको इंक्लूड तो नहीं किया गया इसको कि एक्ट के अंदर इसको आना चाहिए, पर लेकिन फिर भी यहां पर इसको आप लोग यूज नहीं कर सकते अगर किसी के साथ में कोई गलत काम हो रहा है कि नहीं ये तो इसका हस्बैंड है, इसको हक मिल गया है। हस्बैंड का हक नहीं है कि वो इस तरीके से प्रताड़ित करे अपनी वाइफ को, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो भी इक्वल हकदार है, इसीलिए उसको बेटर हाफ बोला जाता है, पर लेकिन अगर इस तरीके से अगर कोई हरकतें की जा रही है तो वो एक्सेप्टेबल यहां पर भी नहीं है। यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट के द्वारा जो सीआर वर्सेस यूके का केस है, अगर यूके के अंदर भी आप लोग जाओगे, उनके द्वारा बोला गया कि रेपिस्ट रिमेन रेपिस्ट, यानी कि जो रेपिस्ट अगर किसी ने रेप किया है तो वो रेपिस्ट ही रहेगा, भले ही वो किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो विक्टिम के साथ में, चाहे उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर उसने जबरदस्ती की है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। तो ये ऑलरेडी अलग अलग कंट्री में भी यहां पर इस बात को इस तरीके से बताया जाता है। हमारी कंट्री में यहां पर अगर बात करें, सिम्बू वर्सेस एनआर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था यहां पर, यानी कि हरियाणा के अंदर 2013 का जो केस था यहां पर, इसमें कोर्ट के द्वारा यहां पर यह बोला गया, रेपिस्ट से पूछा गया कि क्या तुम यहां पर एक तरीके से सेंटेंस एक तरीके से उसके जो रिड्यूस करने की बात आती है कि रेपिस्ट को बोला गया कि मैरी क्या तुम इससे शादी करोगे, तो कई सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री में। तो इसी के साथ में यहां पर अगर आज की डेट में भी आप लोग देखिए कि निर्भया का केस हुआ, अभी कंटिन्यूअसली रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दुनिया भर के केस सामने निकल कर आ रहे हैं
अभी आप लोग देखते हैं दलित कम्युनिटी के काफी लार्ज स्केल पर केस निकल कर आते हैं। तो हम लोग जो बात करते हैं, जो हम लोग अपनी सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी के बारे में, तो जेंडर इक्वलिटी आएगी कहां से? जब जुडिशरी शॉकिंग रिमार्क, ऐसे ऐसे रिमार्क जुडिशरी के साइड से निकल कर आ रहे हैं, तो कहां से जेंडर इक्वलिटी आएगी? तो बोला यही गया है कि जस्टिस एक तरीके से डिलीवरी का काम करना चाहिए कोर्ट को, और लॉ के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो महिलाओं के अधिकार को तराजू में नहीं तोलना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर तराजू में आप लोगों ने रख दिया कि हाँ शादी करोगे तो सही है, दोनों इक्वलिटी में आ गए। क्या वो उसने रेप कर रखा है उसका, तो उसको इस तरीके की इक्वलिटी में आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। तो भले ही उनकी अगर बातें, अगर दोनों सहमत हो जाती हैं एक दूसरे के साथ में, हाँ चलो शादी करनी है, तो भले ही वो शादी करने के लिए सहमत हो जाते हैं, पर रेप का जो पनिशमेंट है वो उस इंसान को मिलना चाहिए। ये मेरी राय है। आप लोगों की क्या राय है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश जरूर करना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आर्टिकल में कुछ चीजें काफी इंपोर्टेंट बोली गई हैं, हालांकि जो इंसानी आर्टिकल लिख रहे हैं वो अपोजिशन पार्टी के हैं यहां पर, तो इसलिए गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, पर लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, और एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनको लेकर, तो उसके बारे में यहां पर बात करने वाला हूं। तो क्या बात की जा रही है समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है, इनके द्वारा दो मुद्दों को उठाया गया स्टार्टिंग से ही। बोला गया एक तो जो हमारी कंट्री में जो नवंबर के महीने में 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया, जो डीमोनेटाइजेशन किया 500 और 1000 के जो नोट बंद कर दिए गए थे, तो उसके चलते हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम देखने को मिली, उसके चलते जो अर्थव्यवस्था है वो क्राइसिस की ओर बढ़ी। यानी कि एक तरीके से जो यहां से हमारी कंट्री की उल्टी गिनती स्टार्ट हुई। इससे पहले काफी अच्छा ग्रोथ हमारी कंट्री में चल रहा था। फिर मनमोहन साहब जी के द्वारा भी बोला गया था पार्लियामेंट में कि जो डीमोनेटाइजेशन किया गया ना आप लोगों के द्वारा, ये लगभग 2% हमारी जीडीपी को नुकसान पहुंचाएगा। और उस टाइम पर रघुराम राजन साहब के द्वारा भी बोला गया था कि ये गलत है, डीमोनेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो जो इकोनॉमी के ज्ञाता है, जिनको पता है कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उन्होंने सबने मना किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी और उन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, और बाद में क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू, ठीक है। यानी कि वही कपिल शर्मा वाली बात कि बाद में जो मिलना चाहिए था, जिसको बोला गया था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में लीपापोती की गई कि हाँ भैया हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उसकी वजह से ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा होने लगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए नहीं, ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो वो बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद बोला कि मार्केट में जितना मनी सर्कुलेट था वो लगभग वापस आ चुका है, तो फिर ब्लैक मनी कहां है? तो इसका मतलब ये है कि वहां पर भी ब्लैक धंधा चल गया, सबने अपना पैसा किसी न किसी तरीके सिस्टम में पहुंचा दिया। तो जिस पर्पज के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया वो पर्पज फुलफिल नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी रही से कसर पूरी कर दी। कंगाली में आटे गीले वाला डायलॉग सुना है कि ऑलरेडी कंगाली है, घर में खाना नहीं है, और रासा खाना, रासा जो बेसिकली आटा रखा हुआ था वो भी सारा भीग गया। तो इसका मतलब ये कि कंगाली में आटा गीला हो गया, अब बिल्कुल बर्बादी की ओर चल रही हैं चीजें। जब यहां पर दूसरी बात आई, यहां पर ऑलरेडी यहां पर डिमोनेटाइजेशन ने लड़खड़ा दिया था कंट्री को, बहुत सारे लोग जो थे वो इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उसके बाद में आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको आप लोग बोलते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जितनी जल्दबाजी में लागू किया गया और जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया, आज तक भी उसके अंदर चेंज किए जाते हैं बार बार जब भी जीएसटी की काउंसिल मिलती है। तो पूरी कंट्री में जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का मतलब था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको एक टैक्स के अंदर सब्ज्यूम करना। स्टार्टिंग में तो बोला गया था कि एक टैक्स लाएंगे, पर लेकिन फिर जीरो टैक्स आ गया, 5% आ गया, 12% आ गया, 18% आ गया, 28% आ गया, 28% प्लस और इसके अलावा सेस वगैरह इसके ऊपर लगाने स्टार्ट कर दिए। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि जो टैक्स आप लोग पे कर रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो कई सारी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने पहले अपनी कंट्री में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने क्या किया? प्रोडक्ट बनाने ही छोड़ दिए, उसका वेट कर रहे थे कि कब जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी पता चला जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा लग गया तो उसको कम बनाएंगे क्योंकि मार्केट में उसको कोई खरीदे ना। तो बहुत सारे ऐसे थे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे काम करने वाले, उनके धंधे ठप पड़ गए। इनफॉर्मल सेक्टर, इवन एग्रीकल्चर भी बहुत लार्ज स्केल पर इसकी वजह से इंपैक्ट हुआ। जो रेडी वाले, थोड़े थोड़े सामान बेचने वाले, अब किसी के पास से पैसे देखने को मिले क्योंकि पैसे सारे गवर्नमेंट के द्वारा वापस ले लिए गए थे। तो इतनी लार्ज स्केल पर ठप हो गए धंधे, इतने लार्ज स्केल पर लोग जो है उनकी जॉब चली गई कि हमारी कंट्री में 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। ये दो हरकतें जो हमारी कंट्री में की गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं यहां पर बता देता हूं जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आप लोगों को बोला जीएसटी जो है वो क्या है? जीएसटी एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि अगर आप लोग आज की डेट में कुछ भी सामान खरीद कर लेकर आते हैं, कोई भी अगर बिस्किट का पैकेट भी लेकर आते हैं तो आप लोग टैक्स पे करते हैं। तो जिस महानुभूति को ये लगता है कि वो टैक्स पे नहीं करता है, जो इनकम टैक्स है बस वही टैक्स है, तो वो गलत है। हर एक इंडियन जो है अगर कुछ खरीद रहा है मार्केट से तो टैक्स पे कर रहा है। तो ह्यूज इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग पे करते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है कि अगर आज के डेट में आप लोग जो है जैसे इनकम टैक्स पे करते हैं तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं आप लोग, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया।
तो अगर कोई कंट्री अच्छे लेवल की कंट्री है जहां पर जनता जो है वो सही तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रही है, तो वहां पर ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कम होता है और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसे होता है? अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है। जिसका पैसा ज्यादा है कमाई ज्यादा, इनकम टैक्स ज्यादा लगेगा। जिसका पैसा कम है कमाई कम है, इनकम टैक्स कम लगेगा। तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। पर लेकिन अगर कोई बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो, अगर वो बिस्किट का पैकेट अंबानी खरीद रहा है, कोई रिक्शे वाला खरीद रहा है, दोनों को इक्वल टैक्स देना पड़ेगा, तो ये रिग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में आता है जीएसटी। तो जीएसटी में सारे मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स को सब्स्यूम करने की कोशिश की गई। एक और इंपॉर्टेंट जो डाउट कई सारे बच्चों के माइंड में रहता है, जो शराब वगैरह या फिर जो इस तरीके की जो चीजें हैं यहां पर ये जीएसटी के अंदर काउंट नहीं की गई है। इसीलिए जब हमारी कंट्री में कोविड-19 के बाद में इकोनॉमी को ओपन किया गया तो सबसे पहले शराब की दुकान ओपन की गई, क्योंकि ह्यूज टैक्स गवर्नमेंट इसके ऊपर लगाती है और वो उससे पैसा कमाती है। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, जो क्रूड ऑयल वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इसलिए अलग अलग राज्य में जहां भी आप लोग जाएंगे ना, वहां अलग अलग आप लोगों को रेट देखने को मिलेगा पेट्रोल का और डीजल का, क्योंकि सबके द्वारा अलग अलग वैट लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो अलग अलग इनके द्वारा टैक्स लगाया जाता है अलग अलग राज्य के द्वारा, और इसके ऊपर सेंटर का भी टैक्स लगता है। इतना महंगा जो तेल मिलता है हमारी कंट्री में, उसमें सेंटर और स्टेट चूस लेते हैं सारा पैसा, तब यहां पर जनता तक चीजें पहुंचती हैं। तो टैक्स जो पे करते हैं वो यहां पर कमर तोड़ देता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी यहां पर दो चीजें समझ लिया आप लोगों ने। अब यहां पर देखिए, दो ऑलरेडी चीजों को बर्बाद कर चुकी थी, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। रही सही कसर जो पूरी कर दी ट्विन डिजास्टर के बाद में कोविड-19 ने पूरी कर दी। इसी के साथ में हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बोला भी गया कि ये गोड ऑफ एक्ट है। गोड ऑफ एक्ट नहीं था ये, उससे पहले आप लोगों ने चीजें बर्बाद कर दी थी। तो गोड ऑफ एक्ट बोलना यहां पर सही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी चीजें जो है खराब हो चुकी थी। अब आप लोगों को सहारा मिल गया कि हम लोगों ने नहीं किया, कोरोना ने इकोनॉमी को बर्बाद किया है, तो यहां पर उसी को समझाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। दूसरी जो काफी इंपॉर्टेंट बात है वो है ऑयल के ऊपर टैक्स, और जो पीएसयू उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। यानी कि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, जिसको पीएसयू आप लोग बोलते हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो उसके बारे में क्या बात करते हैं? देखिए, हमारी कंट्री में बहुत ह्यूज लेवल पे बेनिफिट जो था वो लोगों को मिलना चाहिए था। ऐसा भी रहा कि ऑयल प्राइस जो है वो नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव का मतलब क्या था? जो कंट्री ऑयल बेचती हैं उनके पास में इतना ऑयल हो गया जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा कि उसको रखने के लिए भी उनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप पैसे ले लो भले ही, पर यहां से तेल खरीदते रहो, हमसे तेल खरीदना बंद मत करो। तो उन्होंने पैसे दे देकर तेल बेचा है। तो उस टाइम पर भी हमारी कंट्री में जो है ना प्राइस जो चल रहे थे वो 75 से लेकर 80 आप लोगों को देखने को हमारी कंट्री में इनके प्राइस देखने को मिल रहे थे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो दबाकर एंजॉय कर रही थी, तब भी जनता तक उसका फायदा नहीं पहुंचाया। तो ये क्रिटिसाइज इनको किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, इसी के साथ में उस टाइम पर जनता तक पहुंचाकर पैसा तो उनको रियायत दी जा सकती थी, पर लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सेस लगा दिए गए यहां पर, उसके ऊपर वो टैक्स लगा दिए गए और जनता को इसके खामियाजा भुगतना पड़ा। नेक्स्ट यहां पर उसी टाइम पर यहां पर जो कॉर्पोरेट जो हाउसेज हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको टैक्स में छूट दे दी गई, जिसकी वजह से यहां पर लग रहा था कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ा, पर लेकिन 1.45 यानी कि 1.45 लाख करोड़ जो थे वो इंडियन बजट के वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गए। जो टैक्स में छूट दी गई, जिसका फायदा देखने को मिला था कि जॉब क्रिएट होंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि अमीरों को तो छूट दी जा रही है और गरीबों के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, ये बातें बोली जा रही है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में अगर सबसे बड़ी बात की जाए वो ये कहा जा रहा है कि देखिए आज के डेट में जो मिशन चल रहा है वो ये चलाया जा रहा है कि जो इंडिया की जो वेल्थ है यहां पर वो किसको दी जा रही है? वो एक कैपिटलिस्ट को दी जा रही है। जैसे कि बोला जाता है ना कि जो हमारी कंट्री में बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अदानी अंबानी, तो उनके फेवर में गवर्नमेंट ज्यादा काम कर रही है। ऐसा क्यों बोल रही है? ये इसलिए बोल रही है इस आर्टिकल में क्योंकि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो पीएसयू है, उनको बेचा जा रहा है हमारी कंट्री में। समझने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये बोला जा रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए तो समझ में आता है, पर लेकिन जब उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो यहां पर साफ साफ यहां पर प्राइवेटाइजेशन को गले लगा रहे हैं, ना कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि ओनरशिप दे दिया आप लोगों ने सामने वाले को, 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर उसको दे दिए। अब जो डिसीजन लेगा वो लेगा, आपको उसका डिसीजन मानना होगा क्योंकि मेजॉरिटी शेयर उसके हाथ में है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि 50% या फिर उससे कम जो है आप लोगों ने अपना शेयर बेचा है, आप लोगों के हाथ में भी पावर है डिसीजन लेने की। ऐसा नहीं कि सामने वाला बोलेगा आप मेरे पास में शेयर है पूरे मैं करूंगा, नहीं, आप लोगों के पास में 50% शेयर है तो आधा डिसीजन आप भी ले सकते हैं, या फिर 50 से कम अगर शेयर रहेंगे तो आप लोगों के हाथ में पावर है कि आप लोग जैसे चाहें वैसे वहां पर डिसीजन ले सकते हैं। पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइवेटाइज करने के ऊपर ज्यादा फोकस दे रही है, जिसकी वजह से नुकसान देखने को मिलेगा। तो यहां पर इनके द्वारा क्या बोला गया? देखिए
आज की डेट में जो गवर्नमेंट की जो कमियां थी वो थी कि वो फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाए, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, तो कंट्री की खस्ता हालत होने लगी। तो इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग प्राइवेटाइज कर देंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वो आकर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, जो नेशनल एसेट्स थी, जो डिस्ट्रेस चल रही थी, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो कई सारी ऐसी भी थी जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, उनको भी बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एलआईसी के बारे में बात की जा रही है, तो उसके चलते बहुत सारे ऐसे प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन थे जिनको बेचा जा रहा है। तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को लालच में आकर गला काटना और ये बोलना कि इसके अंदर से बहुत सारे सोने के अंडे निकलेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही काम गवर्नमेंट कर रही है, उसके अंदर से कुछ नहीं निकलने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर कोई पीएसयू हम लोग को हर साल 5,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाता है, ठीक है, वो पीएसयू 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाएगा। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं कि इस पीएसयू को हम लोग बेच देते हैं, हम लोग को यहां पर 25,000 नहीं मान 20,000 करोड़ मिल रहे हैं, तो क्या फायदे वाली बात है? वो हर साल तुमको 5,000 करोड़ रुपए दे रहा है, आप लोग बोल रहे हैं 20,000 करोड़ में हमने पीएसयू बेच दिया, तो ये तो एक तरीके से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। उसको अगर रखोगे तो हर साल 5,000 करोड़ रुपए दे रहा है, और उसको क्यों नहीं रखे, क्यों उसको बेच रहे हैं आप लोग? तो ये गलत तरीका है। यहां पर जो एक इफिशिएंटली काम कर रहा है उसको भी आप लोग बेच रहे हैं, और नाम पे किसके, कि हम लोग वेलफेयर के प्रोग्राम चलाएंगे। वेलफेयर के प्रोग्राम तो चलाने के लिए और भी काम आप लोग कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। क्या ये पीएसयू को बेचकर ही वेलफेयर के प्रोग्राम आप लोग चलाएंगे, प्राइवेटाइज के हाथ में देकर? तो बोला जा रहा है कि पीएसयू को जो प्राइवेट करना, ये एक तरीके से क्या किया जा रहा है कि जो एक तरीके से जो प्राइवेट वाले के जो लॉस है, यानी कि मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, ठीक है, तो अमीर आदमी जो है वो लॉस में चल रहा है किसी रीजन की वजह से, तो उसको गवर्नमेंट का पैसे कमाने वाला पीएसयू मिल गया, अब उसको वहां से अच्छा खासा अर्निंग होगी। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट अपना खुद का मुर्गे जो थी, जो सोने के अंडे दे रही थी, वो किसी और को देती कि तुम अंडे निकालते रहो और तुम खाते रहो। यानी कि ये बोला गया कि वो जो ऑलरेडी लॉस में चल रहा था, तो यानी कि यही बात बोली जा रही है कि जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है पीएसयू को प्रॉफिट के नाम पर, रियलिटी में नेशनलिज्म के नाम पर जो यहां पर काम चल रहा है, एक तरीके से नेशनलाइज जो बेसिकली चीज चल रही है, तो नेशनलाइज किया जा रहा है प्राइवेट लॉस। यानी कि जो प्राइवेट पर्सन है कोई, उसका जो लॉस चल रहा था, जो लॉस में चल रहा था, उसको प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो नेशनल के लेवल पर उसको एक तरीके से झेलना पड़ रहा है हम लोगों को, हमारे पीएसयू जो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि पूरा नेशन उसको झेलेगा जब यहां पर प्राइवेटाइज उसको किया जाएगा। इसी के साथ में जब पीएसयू को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी नहीं है, तो कल को वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को निकालकर बाहर फेंकेंगे। ऑलरेडी जो हजारों लोग काम कर रहे हैं प्राइवेटाइज होते ही, उनके बारे में क्या करेंगे, तो उनको थोड़े थोड़े पैसे देकर फिर उनको जो टेम्परेरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में कौन बात करेगा? बैंक जो है उनको ये बोलकर निकाला जा रहा है कि बैंक में एनपीए हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रहा है, तो उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइज बैंक कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? यस बैंक को देख लो, अभी डूब गया ना, प्राइवेट बैंक था, और आप लोग बोल रहे हैं कि इनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है बैंक को। ऑलरेडी वहां पर करप्शन चल रहा है, तो उनके बारे में कौन बात करेगा? तो इसके चलते जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, जो उनको प्रॉफिटेबल इंस्ट्रूमेंट आप लोग जो है उनको भी बेच रहे हैं, और जिनको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर, उनको इंसेंटिव देकर वो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से फिर से वही बात आ गई कि अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है, तो ये गलत बात है। तो इसके बारे में आप लोग क्या राय है? हालांकि जो ये आर्टिकल लिखने वाले हैं वो एक तरीके से खुद जब उनकी गवर्नमेंट थी तो बहुत सारी ऐसी हरकतें इनके द्वारा की गई कि एक तरीके से ये आर्टिकल इस तरीके की बातें बोलना कि हाँ इतना अच्छा काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि हाँ इतना प्रोडक्टिव काम किया जाता है। इसको कोई और होता है लिखने वाला तो ज्यादा बेटर होता है, पर लेकिन आप लोगों को ये नहीं देखना है कौन लिख रहा है, कि गवर्नमेंट वाले लिख रहे हैं, अपोजिशन वाले लिख रहे हैं। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डायरेक्टली जो एक क्रिटिकल क्रिटिसिज्म आप लोग आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, वो यहां से मिलेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो अगर सोल्यूशन में आप लोगों को देना था तो बोलना है कि जीएसटी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, जो टैक्स इवेजन है, टैक्स की चोरी है, उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्टिव पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहां पर हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर बेसिकली जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि क्लाइमेट के जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा उत्तराखंड के अंदर फ्लड आ गया, टेक्सास जो है बेसिकली यूएसए के अंदर में, तो वहां पर काफी ह्यूज बर्फबारी देखने को मिली। तो ये इस तरीके से जो चीजें निकल कर आ रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर कुछ और दिख रहा है, कहीं पर इतना ह्यूज बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो वो क्या है, देखिए एक साइड में पृथ्वी पर आप लोगों को ये चीज देखने को मिल रही है और दूसरी साइड में आप लोगों को यहां पर बाढ़ देखने को मिल रही है। तो ये अगर बोले कि आप लोग एक्ट ऑफ गॉड है कि भगवान ये सारे काम कर रहे हैं, अल्लाह गॉड ये सारे काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये ह्यूमन मेड ग्लोबल वार्मिंग है। जो आप लोग यहां पर फोसिल फ्यूल जलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, जो ईंधन जलाते हैं, उसमें से जो गर्मी निकलती है, उसका ये बेसिकली सॉल्यूशन, ये बेसिकली उसका
रिजल्ट है आप लोगों के सामने। हिमालय में ग्लेशियर का पिघलना, फ्लड आना उत्तराखंड के अंदर, काफी लंबे समय से इसके बारे में बात की जाती है। 2013 में 6000 लोगों का मर जाना उत्तराखंड में, बाढ़ आना मानसून के टाइम पर। यूएसए के अंदर में डेडली एवलांचे आना 2021 में कई सारे एरिया के अंदर में। इसी के साथ में फ्लड जो केरला के अंदर और जो चेन्नई के अंदर आप लोगों को देखने को मिली। कोविड-19 जो आगे यहां पर, उसके लिए आप लोगों ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, दुनिया भर के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फाइनेंस किए, पर लेकिन इतने दिनों से जो यहां पर इसकी वजह से जो लोग मारे जा रहे हैं यहां पर, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में लड़ने के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। यानी कि कोविड-19 आया तो दुनिया भर के पैसे खर्च कर दिए, क्लाइमेट चेंज इतना बर्बाद कर रहा है चीजों को, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा कार्बन एमिटर है। हमारी कंट्री में जो जनता है वो यहां पर जो भी चीजें यूज करती है, तो चाइना सबसे ऊपर है, यूएसए दूसरे नंबर पर है और इंडिया तीसरे नंबर पर है। चाइना के द्वारा अनाउंस कर दिया गया 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालेगा उतनी ही वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। जो भी टेक्निक यूज करे वो यहां पर, या तो फिर सोलर पैनल लगाए, जो भी करे वो यहां पर काम करेगा। जापान और साउथ कोरिया के द्वारा, यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है चाइना के द्वारा बता दिया और जापान और साउथ कोरिया के द्वारा बता दिया कि वो क्या करेंगे कि वो यहां पर 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। पर इंडिया ने अब तक अनाउंस नहीं किया कि कार्बन न्यूट्रल कब तक बनाएंगे, जबकि दुनिया भर के डिजास्टर हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं और इवन कई सारी अलार्मिंग रिपोर्ट भी है। बोला जा रहा है क्लाइमेट वनरेबिलिटी, यानी कि क्लाइमेट की वजह से जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, हम लोग यहां पर इंडिया जो है 67 कंट्री में टॉप रैंक पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक और रिपोर्ट है यहां पर, ये तो HSBC रैंक है यहां पर, दूसरी है ग्रीन वॉच। इसके द्वारा बोला गया कि 181 कंट्री के अंदर 5वें नंबर पर है इंडिया जब क्लाइमेट रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो ये 2020 की रिपोर्ट है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये कंडीशन देखने को मिल रही है, यहां पर इतनी बर्बादी निकल कर आ रही है इसकी वजह से, पर लेकिन उतना हम लोग खर्च नहीं कर रहे हैं चीजों को सुधारने के लिए, जो जोखिम हमारे सामने अभी रखे हुए हैं। तो हम लोग को इसको सुधारना चाहिए। तो जो पॉलिसीज है वो इस तरीके से बनानी चाहिए ताकि क्लाइमेट का जो रिस्क है उसको मिटिगेट किया जा सके। मिटिगेट क्या होता है? खत्म करना। वो नहीं कहते मिट्टी पाइस के ऊपर चल यार, हो गई लड़ाई, चल आगे चलते हैं, ठीक है। तो मिटिगेट करना, रिस्क को कम करना। तो जो एनर्जी, रोड, हेल्थ, एजुकेशन, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट का बजट हम लोग खर्च करते हैं, ऐसा ही एक बजट हम लोग को क्लाइमेट चेंज के लिए बनाना चाहिए ताकि हम लोग चीजों को सुधार सकें। हम लोग को जो फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला यूज करें उससे हटकर क्लीन एनर्जी के ऊपर जाना चाहिए, सोलर, और जो आपकी डेट में ये सारी एनर्जी देखने को मिलती है। तो मेजर कैंपेन चलाना चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, उसको इकट्ठा करना चाहिए। क्लाइमेट एडेप्शन जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए आप लोगों को। इवन आप लोग अगर कल को चलकर अपने जो इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, आप लोग दे नहीं है कि इलेक्शन में हम लोग तुमको जॉब देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो उसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाए। इंडिया और में जो सेंटर और जो स्टेट है, दोनों को मिलकर यहां पर जो रिस्क रिडक्शन के ऊपर बात करनी चाहिए। प्रॉपर डिफेंस होना चाहिए, अगर बाढ़ आती है क्या करना है उसका। एग्रीकल्चर में इनोवेशन आना चाहिए ताकि जो सूखा पड़ता है उसको भी सुधार सके, क्योंकि ड्रोथ भी एक खतरनाक कैटेगरी का देखने को मिलता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट और सेंटर जो है वो सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको करना तो टाइट चाहिए यहां पर चीजों को, जिसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, पर ये और डाइल्यूट कर रहे हैं। जो यहां पर जो लॉ बनाए गए ना, उनसे यहां पर ये क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो और ज्यादा डाइल्यूट किया जा रहा है जो यहां पर जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे। यानी क्लाइमेट चेंज पर फोकस नहीं है, अभी भी डेवलपमेंट पर है, जो इसके चलते लोगों की जान जाती रहेगी। तो ये कंडीशन देखने को मिलती रहेगी। केरला में खासकर इग्नोर किया गया, जहां पर एक ऑलरेडी वार्निंग दी गई थी कई सारी कमेटी के द्वारा कि यहां पर माइनिंग वगैरह मत करना, डैम कंस्ट्रक्शन मत करना, पर लेकिन क्या हुआ, मैसिव फ्लड देखने को मिली 2018 में भी और 19 के अंदर भी। तो ये कंडीशन निकल कर आती है। तो सस्टेनेबल जो ग्रोथ है वो टाइमली अगर एक्शन आप लोगों ने लिया, वो नहीं कहते कि टाइम है अभी सुधर जाओ, पढ़ लो, रिवीजन कर लो अच्छे से, वरना फिर बाद में बोलोगे ये क्या हो गया। तो जो कार्बन एमिशन हो रहा है, एटमॉस्फेरिक जो वार्मिंग यानी कि गर्म जो मौसम हो रहा है, मेल्टिंग ग्लेशियर, जो ग्लेशियर बर्फ पिघल रहा है, जो उसकी वजह से जो बाढ़ आ रहे हैं, जो स्ट्रोम आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो हैं जो इंसानों की हरकतें से हैं। तो इनको एक्ट ऑफ गॉड मत बोलिए, इनको एक्ट ऑफ मैन बोलिए या एक्ट ऑफ ह्यूमन बोलिए, जो ऐसी हरकतें यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन है, जो इवेंट लाइक उत्तराखंड और जो टेक्सास में आप लोगों को जो देखने को मिला, ये इससे लेसन लर्न करना चाहिए इंसान को, और जो लोगों का माइंडसेट है उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए कि अर्जेंट एक्शन लेना है हम लोगों को। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कि अब एक तरीके से कहना की मतलब यह है कि जो गलतियां हम लोग कर चुके हैं उनसे सीखकर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, वरना ये इन्वायरमेंट जो है वो हम लोग को बहुत अच्छे से सिखाएगा और हम लोग संभल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बातें यहां पर बोली गई है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये बात की जा रही है अभी यूएसए के द्वारा एक प्रोजेक्ट छोड़ा गया, किसके ऊपर? ये मार्स के ऊपर। मार्स क्या है? ये एक लाल ग्रह आप लोग इसको बोलते हैं कई बार, तो देख लेते हैं इसके बारे में पहले कहां पर ये लोकेटेड है। इधर हमारा सूरज देवता हो गया, यहां पर हो गया मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गई अपनी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। और यहां पर आप लोगों को मार्स देखने को मिलेगा। मार्स का जो साइज है वो पृथ्वी के साइज का आधा है, पहले तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, यहां पर ये फोबोस और इसी के साथ में डाइमोस, ठीक है। तो पीडी या फिर डीपी जो भी सुटेबल लगे याद रख लेना, ये इसके मून है। जैसे पृथ्वी का मून हो गया हमारा जो मून है, यानी कि पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो चंद्र है, चांद है, जिसको मून बोलते हैं। इसी तरीके से जो मार्स है उसके ये दो मून है जिनका नाम याद रखना है। सोवियत यूनियन पहली कंट्री थी जिसके द्वारा यहां पर मार्स के ऊपर अपना मिशन छोड़ा गया था 1971 में। इसी के साथ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दूसरी कंट्री थी जो यूएसए था यहां पर, जो 1976 में पहुंचे, यानी 5 साल बाद सोवियत यूनियन के। जो इसी के साथ में अभी लेटेस्ट जो इनका जो एडिशन था इनके द्वारा ये था इनसाइट। तो टोटल मिलाकर 8 सक्सेसफुल मार्स के ऊपर लैंडिंग ये करा चुके हैं अब तक का। हमारी कंट्री का भी एक यहां पर प्रयास काफी अच्छा रहा, इंडियन मार्स ऑर्बिटर मिशन याद रखेगा, ये हमारे द्वारा छोड़ा गया, जिसको मंगलयान हम लोगों ने नाम दिया 2013 में। हमने किससे छोड़ा? ये PSLV C-25 रॉकेट हम लोगों ने यूज किया। तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से हमारे द्वारा ये छोड़ा गया कि मार्स के ऊपर लाइफ है या फिर नहीं है वो चेक करने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है ये भी याद रखेगा। इसी के साथ में इनसाइट किसका है? ये है यूएसए का। किसके लिए? मार्स के लिए। अभी जो प्रोजेक्ट छोड़ा गया इसका नाम है परसिवियरेंस। ये छोड़ा गया था 30 जुलाई 2020 में और पहुंचा 18 फरवरी 2021 में, जिसकी वजह से काफी न्यूज में था। इसके बारे में जानते हैं। तो नासा का जो परसिवियरेंस रोवर है वो लैंड किया मार्स के ऊपर। तो ये मार्स 2020 मिशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करेगा? जियोलॉजी देखेगा मार्स की कैसी है और कोशिश करेगा कि यहां पर क्या लाइफ रही है या फिर पहले या अभी लाइफ है उसके बारे में भी चेक करेगा। तो वो सारी चीजें यहां पर चेक की जाएगी। ये थर्ड लॉन्च है अभी यहां पर इसी महीने में। एक यूएई का याद रखेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का होप मिशन, पहली कंट्री है मुस्लिम कंट्री जिसके द्वारा ये मिशन छोड़ा गया, तो ये इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में थी। चाइना का जो यहां पर तियानवेन फर्स्ट ये स्पेसक्राफ्ट यहां पर मार्स के लिए छोड़ा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नासा की इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट है कुछ पूछे जा सकते हैं। नासा का है मार्स पाथ फाइंडर, ये 1997 का प्रोजेक्ट है याद रखेगा, जो मार्स पे कैसे जाना है उसका पाथ ये बता रहा था। उसके बाद में सेकंड मिशन छोड़ा गया। फिर ये आप लोग देखते हैं यहां पर जो बेसिकली ट्विन रोवर स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी नाम के रोवर छोड़े गए 2003 में। क्यूरियोसिटी जो अभी काम कर रहे हैं वहां पर 2012 में इसको छोड़ा गया, थर्ड अटेम्प्ट देखने को मिला। और इसके साथ में कई सारे और अटेम्प्ट हो चुके हैं। जो नासा का जो परसिवियरेंस है यहाँ पर कहां पर जा रहा है? तो मार्स पर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं यहां पर जिजेरो ये क्रेटर, एक पर्टिकुलर एरिया है JEZERO, ठीक है। तो जिजेरो जो करके यहां पर क्रेटर है वहां पर ये छोड़ा गया। इसी के साथ में इंजेन्युटी ये याद रखेगा, यहां पर एक पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर भी छोड़ा गया यहां पर मार्स के ऊपर पहली बार किसी कंट्री के द्वारा। तो ये जो यहां पर परसिवियरेंस जो यहां पर ये प्रोजेक्ट है इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी देख सकते हैं यहां पर ये प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ब्रेक्जिट के बारे में। ब्रेक्जिट है क्या? बेसिकली आप लोग अगर यहां पर देखेगा तो ये अपनी प्यारी कंट्री ये है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसके अंदर से यूके का बाहर निकलना ब्रेक्जिट है, यानी कि ब्रेक्जिट है यूके का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। तो यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर हो गया। तो यहां पर जो लोग थे उनके द्वारा वोटिंग की गई। तो यहां पर मैक्सिमम जो लोग थे उनके द्वारा जो वोटिंग की गई तो 52% लोगों ने तो ये बोला था कि हम लोग ब्रेक्जिट चाहते हैं, पर लेकिन 48% लोगों ने यह भी बोला था कि ब्रेक्जिट नहीं चाहते हैं, यानी कि 2% ज्यादा थे यहां पर। तो इसकी वजह से ये काम इंप्लीमेंट कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को जो कंट्री आज के में देखने को मिलेगी वह 27 कंट्री। याद रखना पहले 28 थी, अब यूके बाहर निकल गया है। इसके बारे में अगर यूके के बारे में आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा यूके, कई बार सुना होगा इंग्लैंड, कई बार सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन। तो ये है क्या? यूके जो है उसके अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है यूके। यूके के अंदर कौन आता है? नॉर्थ आयरलैंड 1, स्कॉटलैंड 2, इंग्लैंड 3 और वेल्स 4। तो ये 4 स्टेट आते हैं यूके के अंदर, जिसको यूनाइटेड किंगडम यानी कि अलग अलग किंगडम को यूनाइट कर एक पूरा एरिया बना दिया, इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया। और इंग्लैंड तो एक छोटा सा राज्य है इसके अंदर में, सबको मिलाकर ब्रिटिश इसलिए से बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ओके, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज की ओर चलते हैं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहां पर बात की जा रही है ये बेसिक। हाँ, इसमें बात क्या की जा रही है, बोली जा रही है कि यूरोपियन यूनियन से यूके को बाहर निकलने के बाद में कई सारी खामियाजी भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में आप लोग रहते हैं तो बहुत सारे फायदे रहते हैं, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब अलग आप लोग अकेले रहने लगते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए इंडिया का जो ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम था वो काफी अच्छा था। आप लोगों को क्या लगता है, यस या फिर नो? अगर आप लोगों से कोई पूछे ज्वाइंट फैमिली सपोर्ट करोगे, हाँ या फिर ना, क्या राय है आप लोग ही बताइएगा जरूर, ठीक है।
कमेंट काफी अच्छे लगते हैं जब आप लोग कमेंट करते हैं, कई सारे कमेंट पढ़ता हूं तो असलियत में यार मतलब कई बार तो अगर मुझे लगता है कि थक गया हूं किसी काम को करते करते, कमेंट पढ़कर भी मैं अपना आप को एंटरटेन कर लेता हूं कई बार। आगे चलते हैं, बात की जा रही है हमारी कंट्री के बारे में, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट क्या, ट्रीटी का मतलब क्या है, अभी समझेंगे। वोडाफोन और जहां पर कैरिन एनर्जी है, इनके द्वारा यहां पर अभी हमारी कंट्री में क्या किया गया, केस चल रहा है इनको लेकर। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हमारे द्वारा इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का क्या मतलब है, इसको आप लोगों को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आज की डेट में हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्ट जो है, जैसे जियो की बात कर लीजिए, जियो ने आप लोगों को फ्री, आप लोगों को बेसिकली जो आप लोगों को फ्री ये सर्विस प्रोवाइड कराई स्टार्टिंग में, तो जियो आकर आज की डेट में बोलने लगे कि जो 1 साल तक मैंने सर्विस प्रोवाइड किया आप लोगों को, उसका पैसा आप लोगों को देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस टाइम पर तो बोला नहीं था, अब बोल रहे हैं। तो हो सकता है उस टाइम पर अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, हमको पता होता तो हम लोग कभी आप लोगों का फोन यूज ही नहीं करते, आप लोगों का सिम यूज ही नहीं करते। तो ये हो गया रिट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पीछे जाकर टैक्स लगाना। तो वोडाफोन पर और जो कैरिन एनर्जी है, इस पर पीछे जाकर टैक्स लगाया गया। तो ये केस जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहां पर है, हेग के अंदर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीसीए कहां पर है, यहां पर ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो ये हेग यानी कि नीदरलैंड के अंदर है। तो हमारी कंट्री ने 27,900 करोड़ का फाइन लगाया इसके ऊपर। तो बोला गया कि इंडिया और नीदरलैंड के बीच में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसका हनन किया है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ये होती है कि हमारी कंट्री कोई कंपनी अगर नीदरलैंड में जाकर काम कर रही है और नीदरलैंड की कोई कंपनी हमारी कंट्री में अगर काम कर रही है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसके लिए ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि वो आराम से बिजनेस कर सके, ना कि उसके ऊपर टैक्स लगाएं। ठीक है, तो यहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हमारी कंट्री को बोला कि 45 करोड़ रुपए वोडाफोन को हम लोग को देने हैं, क्योंकि हमारी वजह से उसको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, इंडिया ने चैलेंज किया इस डिसीजन को, फिर आगे चलकर इसी के साथ में यहां पर 2022 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा यहां पर जो कैरिन है, इस पे ऊपर जो इंडिया ने लगाया 10,247 रुपए करोड़ का टैक्स। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि यूके के साथ में जो बायलैटरल ट्रीटी है उसको हम लोगों ने हनन किया। तो यहां पर हमको बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि 9,000 करोड़ रुपए यहां पर देना है, जो इस कंपनी को नुकसान पहुंचा है हमारी वजह से, टोटल हम लोगों को भरपाई करनी है। तो अभी हालांकि बात यह है कि हम जो है यहां पर सदमे में आगे, तो अब बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो मिलकर काम कर रहे हैं, कि इंगेजमेंट की जा रही है कि मिलकर यार एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कर लेते हैं, और इसको वेलकम भी किया जा रहा है। तो कैरिन इंडिया जो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कर रही है, तो देखते हैं इंडियन लॉ के हिसाब से क्या क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये आर्टिकल है, यानी कि उल्टा पड़ गया पासा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सोचा था कुछ और, उल्टे देने पड़ गए, तो इसके चलते ये याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो लास्ट वीडियो में पूछा था। यहां पर ये बात की जा रही है यहां पर टेंडिफ के बारे में। बोला जा रहा है कि ये फ्रांस का एक जो यहां पर कैनरी आइलैंड है, ये यहां पर उसका पार्ट है यहां पर वेस्ट अफ्रीका के अंदर। ठीक है, दूसरा बोला गया डोमिनेटेड किया जाता है माउंट टाइट के द्वारा, जो कि डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो जो कि कभी कभी फटता है, ऐसा ज्वालामुखी। ठीक है, तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया 4, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहां पर बी, दोनों स्टेटमेंट में से एक सही है, सेकंड वाली, क्योंकि ये यहां पर फ्रांस का नहीं स्पेन का आइलैंड है। कहां पर है लोकेटेड, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और डोरमेंट वोल्केनो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो टाइम टू टाइम फटता रहता है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें बताई गई हैं कि बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर येलो टू ब्लैक जो सैंड देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो ये यहां पर लॉस क्रिस्टानो। ठीक है, तो ये कुछ बातें बताई जा रही हैं, हल्का सा आइडिया रखिएगा। ठीक है, अपनी कंट्री कंपेयर में, जैसे यहां पर आप लोगों को दिखाया मैंने, कहां पर है, अफ्रीका के पास में देखने को मिलेगा। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग इसको देखेगा तो यहां से आप लोग आएगा तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। लेक्चर को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को लगे, आप लोगों की इच्छा है। बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर लग रहा है कि अच्छा है रिविजन के लिए। मेरे साथ में यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे पर्सनल अकाउंट हैंडल है यहां पर वीर तालियान के नाम से, तो यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।